अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस रोज़ बहरी जहाज़ पर जॉन गिरे का आखिरी दिन था। हमें बम्बई में लंगर अंदाज हुए तीसरा दिन था और कल सुबह खलीज अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता। जब जॉन गिरे ने मुझे इंजन रूम का चार्ज दिया तो इस वक्त भी वो नशे में धुत था और इसके हाथ में सिगार सुलग रहा था, क्योंकि वो सिगार बाहर से लेकर आया था और महज 1 मिनट की बात थी, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। इसने बेपरवाही से चार्ज शीट पर साइन किया और इसके बाद वो हरकत की कि एक लम्हे को हम सब के दिल रुक गए थे। इसने बज़ाहिर गलती से लेकिन दरहकीकत जानबूझकर अपना सिगार इंजन रूम में फर्श के इस हिस्से में गिरा दिया जो फर्निश आयल से चिक्कट हो रहे थे। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था और मैं तकरीबन 10 लगाते हुए फर्श से सिगार उठा लिया। अगर मुझे एक लम्हे की ताख़ीर हो जाती तो फर्श आग पकड़ लेता। खुशकिस्मती से सिगार में हरारत कम होती है और इसे अगर चंद सेकंड हवा ना मिले तो ये बुझ जाता है। जब मैं खड़ा हुआ तो इंजन रूम के हमले का खौफ गुस्से में ढल चुका था। अब जॉन गिरे इनका अफसर नहीं रहा था जिसका वो एहतराम करते। अहमद अली सबसे आगे था। इसके हाथ में लोहे का पाइप था। इसने पाइप बुलंद किया था कि मैंने इसका हाथ थाम लिया। छोड़ दो हमको साहब, इसने ज़ोर आजमाई करते हुए कहा। आज मैं इस कुतिया के बच्चे का सर खोल दूंगा। पागल हो क्या जो इसके गंदे खून से हाथ रंगना चाह रहे हो, मैंने चिल्ला कर कहा। अहमद अली जनून की कैफियत में था। मैं जॉन गिरे पर धाड़ा। दफ़ा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? क्या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? इसने इत्मीनान से टोपी अपने सर पर जमाई और उंगलियों को हिलाता इंजन रूम से निकल गया। इसके साथ ही अहमद अली का जोश में मद्धम पड़ गया। वो 24 बरस का मलेशियन नौजवान था। वो अपने घर का वाहिद कफील था। इसे जॉन गिरे की मौजूदगी में हर वक्त ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर वो किसी हादसे में मारा गया तो इसके घर वालों का क्या बनेगा। रवानगी से पहले जहाज़ की ज़रूरी देखभाल की जा रही थी ताकि रास्ते में कोई मसला दरपेश न आए। सुबह 6 बजे कप्तान ने जहाज़ के इंजन चलाने का हुक्म दिया और इसके 2 घंटे बाद हम बम्बई की बंदरगाह से रवाना हो रहे थे। हमारी अगली मंजिल यमन की बंदरगाह अदन थी। जॉन गिरे के जाने के बाद इंजन रूम का अमला हशाश बशाश हो गया था, जैसे इनके दरमियान से कोई जहरीला सांप चला गया हो जिसके बारे में यकीन से कहना मुश्किल था कि वो कब किसको काट ले। कप्तान ने हुक्म दिया था कि बहरी जहाज़ की रफ्तार 10 नॉट फी घंटा रखी जाए, जो मामूल की रफ्तार से 2 नॉट कम थी। शायद इस वजह से मौसमी सैयारे ने बहरे अरब की जो रिपोर्ट दी थी, इसके मुताबिक बम्बई से 150 मील दूर खुले समुद्र में दरमियाने दर्जे का तूफान आया हुआ था जो बदतदरीज मशरिक की तरफ से सरक रहा था। बहरी जहाज़ का रूट इस तूफान से गुजरता था। रफ्तार कम होने की वजह से जब तक खलीज समुंदर के उस हिस्से में पहुंचता, तूफान का शिद्दत वाला हिस्सा मशरक की तरफ जा चुका होता और हमें तूफान की कम शिद्दत वाले हिस्से से वास्ता पड़ता। शाम 4 बजे तक हम बम्बई से 100 नॉटिकल मील के फासले पर आ गए थे। मैं गुज़िश्ता 16 घंटे से मुसलसल ड्यूटी पर था और थकन से मेरा बुरा हाल था। 4 बजे मैंने चार्ज अपने नायब शाम को दिया और सोने के लिए अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि रास्ते में माज मिल गया। वो खासे खुशगवार मूड में था। यूसुफ, सोने जा रहे हो इतनी सुहानी शाम को? अभी कुछ देर बाद समुंदर ज़ेरो ज़बर हो जाएगा और आसमान पर स्याह बादल छा जाएंगे, तब शाम इतनी सुहानी नहीं रहेगी, मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि मुझे सख्त नींद आ रही है। माँ हंसने लगा। मेरी बात नोट कर लो, रात 8 बजे के बाद जहाज़ पर कोई मुर्दा भी हुआ तो जाग जाएगा। 1 कप काफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ख्याल आया कि काफ़ी का सिर्फ बहाना था, वरना इसका मतलब कुछ और था। इससे मेरे इस किस्म के ताल्लुकात नहीं थे कि वो मुझे काफ़ी की दावत देता, लेकिन मैंने दावत कबूल कर ली ताकि इसके कल्ब में छुपी बात जान सकूं। खलीज के अगले हिस्से में निचले अरशे पर जहाज़ का मैस और बावर्ची खाना था। इसकी खिड़कियों में जुड़े शफाफ प्लास्टिक से दूर तक फैले समुंदर और आसमान का नज़ारा किया जा सकता था। अभी तक तूफान के आसार नज़र नहीं आते थे, इसलिए जहाज़ बेहद मामूली हलकोले ले रहा था। तूफान आने की सूरत में हमें खलीज का रुख जनूब मगरिब की तरफ करना पड़ेगा, माज ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। इसका ताल्लुक नेविगेशन से था और इसे अच्छी तरह मालूम था कि किन हालात में जहाज़ को कैसे चलाना चाहिए। यानी हम अपनी असल मंजिल से हट जाएंगे, मैंने कहा। इसने शाने हिलाए। मजबूरी है, ताख़ीर से पहुंचना बेहतर है कभी ना पहुंचने के मुकाबले में। बावर्ची ने मुस्तैदी से मुड़कर काफ़ी हमारे सामने सजाई। 1 कप में क्रीम और साथ में चीनी के क्यूब भी थे। माज ने अरबों की रवायत के मुताबिक बगैर क्रीम और चीनी के काफ़ी ली थी। अलबत्ता इस कड़वे मशरूब को बगैर चीनी के हलक से उतारना मेरे लिए मुहाल था। लिहाजा मैंने अपने कप में कई अदद चीनी के क्यूब डाले और इसके बाद कप को ऊपर तक क्रीम से भर लिया। जॉन गिरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने अचानक पूछा। जाहिर है अच्छा नहीं है। अगर मैं आज इसे ना बचाता तो इस वक्त वो सील पैक ताबूत में अमेरिका जा रहा होता। मास चौंका। क्या हुआ था? इसे इंजन रूम में पेश आने वाले इस वाक़े का इल्म नहीं था, क्योंकि मैंने कप्तान को इसकी फिर रिपोर्ट नहीं की थी।
میں نے تفصیل سے اسے انجن روم کے واقعہ اور جان گرے کی شرارت کے بارے میں بتایا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، یہ جان گرے بہت کمینہ آدمی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے بغور اسے دیکھا۔ عجیب بات کہی تھی اس نے، ماس نے سر جھٹکا۔ اس نے کہا تھا کہ چوتھے سے ہوشیار رہنا ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ کون چوتھا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن شبہ ہے کہ وہ جاتے جاتے کوئی حرامی پن کر گیا ہے۔ تم نے انجن روم کا معائنہ کیا تھا؟ یہ بات میرے اور انجن روم کے عملے کے ذہن میں بھی تھی۔ جان گرے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شخص بلا وجہ ہی حادثات کے لیے بدنام نہیں ہوا تھا۔ ہم نے روانگی سے پہلے انجن کا بھرپور معائنہ کیا تھا، لیکن کوئی گڑبڑ سامنے نہیں آئی تھی۔ انجن اور اس کی مشینری بالکل درست کام کر رہی تھی۔ میں نے معاذ کو بتایا تو وہ بولا، تم اسے نہیں جانتے، ریپ کاری کے معاملے میں اس کے پاس شیطان کا دماغ ہے، اور پھر انجنوں کے بارے میں وہ اکیلا اتنا جانتا ہے کہ اس بحری جہاز پر موجود تمام لوگ مل کر بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی بات سے پریشان ہوں۔ اس نے تم سے کب یہ بات کہی تھی؟ بمبئی میں جہاز سے اترنے سے پہلے۔ میں معاذ حسین کی بات کو صرف وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ سمندر میں خطرات کا مقابلہ کرنے والے بہت تیز چھٹی حس رکھتے ہیں، جو انہیں بہت سے آنے والے حادثات سے پیشگی باخبر کر دیتی ہے۔ معاذ کی بات میں وزن تھا۔ جان گرے جیسا شخص اگر خاموشی سے رخصت ہو جاتا تب بھی خطرہ تھا، اور اب تو جاتے جاتے ایک تشویشناک بات کر گیا تھا۔ چوتھے سے آخر اس کی کیا مراد تھی؟ یہ بات تو طے تھی کہ وہ انجن روم میں کچھ چھپا کر نہیں گیا تھا۔ اس صورت میں وہ چیز عملے کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہتی۔ معاذ بھی اس چوتھے کی پہلی نہیں بوجھ سکا تھا، جو اس جہاز کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر طور پر جانتا تھا اور اس کے عملے کے ایک ایک فرد سے اچھی طرح واقف۔ اس کے باوجود اپنے کیبن میں جانے سے پہلے میں نے انجن روم کا چکر لگا کر عملے کا محتاط رہنے اور انجن کی مشینری پر نظر رکھنے کو کہا، اور پھر اپنے کیبن میں آ گیا۔ یہ جہاز کے نچلے عرصے پر کپتان اور جہاز کے دیگر افسران کے کیبنوں والے حصے میں تھا۔ کیبن 10 بائی 10 کا تھا۔ اس میں ایک الماری، ایک رائٹنگ ٹیبل تھی، ایک طرف مسہری تھی، چھت پر ایک سیلنگ فین تھا، اور مرکزی ایئر کنڈیشنر کا نظام اندر ٹھنڈی ہوا پھینک اور گرم اور گندی ہوا باہر نکالنے کا کام بخوبی کر رہا تھا۔ انجن روم کے پرتپش ماحول کے مقابلے میں یہ کیبن کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میرے بستر کے اوپر دیوار میں 1 فٹ قطر کا پورٹ ہول تھا۔ اس میں لگے شیشے سے باہر پھپڑتی لہروں کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ پانی سے تقریباً 20 فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن جب اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں تو پانی شیشے تک چلا آتا تھا، اور بعض اوقات تو پانی کی چادر اس پر اتنی دیر تک رہتی تھی کہ لگتا تھا جہاز زیر آب چلا گیا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک پرہول نظارہ ہوتا، لیکن جہاز پر رہنے والوں کے لیے معمول کی بات تھی۔ میں نے کپڑے اتارے اور تھکن اتنی ہو رہی تھی کہ دوسرے کپڑے چڑھانے کی ہمت ہی نہ ہوئی، لہٰذا ایسے ہی روشنی بجھا کر لیٹ گیا۔ تاریکی انسان کا پردہ رکھ لیتی ہے۔ میں بمشکل 2 گھنٹے سو سکا ہوں گا کہ پہلے تو طوفان آ گیا اور اس کے بعد کپتان کا ایمرجنسی بلاوا آ گیا۔ جان گرے کا کیا دھرا سامنے آ گیا تھا اور خلیج ڈوبنے کے خطرے سے 2-4 تھا، مگر خدا کو ہم سب کی زندگی منظور تھی، اس لیے بچ گئے تھے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔